सभी विद्यार्थियों का छवि कैरेन इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस में पोषण यानी न्यूट्रिशन। आज हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित सभी एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न ज़रूर आते हैं। देखिए पोषण क्या है। सभी जो भी सजीव हैं उनके जैव विकास के लिए, वृद्धि के लिए, यानी जितने भी सजीव हैं उनके जैव विकास के लिए, वृद्धि के लिए, अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा होता है इन्हें भोजन के माध्यम से मिलता है, यानी भोज्य पदार्थों से मिलता है। भोज्य पदार्थों से मिलता है और इन्हीं भोज्य पदार्थ को ही हम पोषण तत्व या पोषण पदार्थ कहते हैं। जितने भी सजीव हैं उनके जैव विकास के लिए, वृद्धि के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, ऊर्जा के लिए, यानी इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो ऊर्जा ये प्राप्त करते हैं वो भोज्य पदार्थों यानी खा के वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। खाने पीने से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है और इन्हीं भोज्य पदार्थों को हम एक लाइन में कह देते हैं कि यही पोषण पदार्थ हैं, यही पोषण तत्व है। यदि हम पोषण को अलग अलग भागों में बांटें तो पोषण पदार्थ जैसे ऊर्जा देने के लिए, जो शरीर को ऊर्जा देने के लिए, जो शरीर की वृद्धि करने के लिए यानी शरीर का विकास करने के लिए, शरीर का विकास करने के लिए, वृद्धि या निर्माण के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए या प्रतिरक्षी के लिए। यानी हमने पोषण पदार्थों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ऊर्जा देने के लिए जो तत्व, शरीर की वृद्धि व निर्माण के लिए जो तत्व, उपापचयी क्रियाओं को लिए और चौथी चीज़ प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने के लिए। जो हमें ऊर्जा देने के लिए जो पोषण पदार्थ हैं उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो शरीर की वृद्धि और निर्माण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ हैं उनके नाम हैं प्रोटीन। और जो शरीर की उपापचय क्रिया का मतलब होता है कि शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए जो भी तत्व है उन्हें हम उपापचयी क्रिया के नाम से जानते हैं। वो उपापचयी क्रिया के जो तत्व है उनके नाम है विटामिन्स और जल खनिज तत्व। और जो शरीर में ऐसे तत्व जो पोषक पदार्थ है जो हमें रोगों से लड़ने के लिए सहायक होते हैं उन्हें हम प्रतिरक्षी के अंतर्गत जैसे विटामिन्स और खनिज तत्व। तो इस प्रकार हमने पोषण को 4 भागों में डिवाइड कर दिया।
वे पदार्थ जो हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा देने का कार्य होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की वृद्धि और निर्माण के लिए जो प्रोटीन के अंतर्गत आता है, यानी प्रोटीन है। उपापचय क्रिया के लिए विटामिन, जल और खनिज तत्वों द्वारा हमें उपापचय क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। और जो प्रतिरक्षी यानी रोगों से लड़ने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो विटामिन, खनिज तत्व हैं। तो इस प्रकार पोषण जो पदार्थ है उसको हमने 4 भागों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। देखिए, ऊर्जा देने के लिए कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। यहाँ से प्रश्न भी आया है कि हमें यानी मनुष्य के शरीर को या सभी सजीवों को ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से प्रश्न भी आया है, यानी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य है। शरीर की वृद्धि और निर्माण में जो सहायक होता है वो प्रोटीन है। उपापचय क्रिया या प्रतिरक्षा में जो सहायक होता है उसका नाम विटामिन है। तो हम इसके अलग अलग तत्वों के बारे में अलग अलग तरीक़ों से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करने हैं ऊर्जा देने वाले जो पोषक पदार्थ है। इसमें पहली बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि नाम से ही पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट यानी यदि कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है तो इसमें कार्बन जरूर होगा। यदि ये इसमें कार्बन अवश्य होगा तो इसे हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि यह कौन सा पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा। यानी कार्बोहाइड्रेट कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब H भी इसमें होगा, तो इसमें C के अलावा H और H के अलावा O, यानी इसमें 3 तत्व मौजूद होंगे जिनके नाम है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी जो कार्बोहाइड्रेट में जो तत्व हैं उनके नाम है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये किस अनुपात में इसमें प्रदर्शित होंगे, तो इनके अनुपात हैं 1:2:1। यानी इसमें तो कार्बन की संख्या यदि 1 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इस अनुपात में होंगे। अच्छा, हम आपको अपवाद भी बताएंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो इस अनुपात को नहीं मानता, यानी इस अनुपात के अनुरूप है। तीसरी चीज़, हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, तो इसका आंसर है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। यानी यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो हमें कितनी प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अब ये बात आता है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यह एक कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें कार्बन के अनुपात 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1 अनुपात में होते हैं। और इससे हमें 1 ग्राम में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी किताबों में अलग अलग लिखा है, कहीं 4.1 लिखा है, कहीं 4.2 लिखा है, तो आप भ्रमित ना होइएगा। जो एक्यूरेट डाटा है वो कितना है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यदि हम सेवन करते हैं तो हमें कितने किलोग्राम, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो हम लोग सीखने क्या वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए, यदि हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में देखें तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। अब ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार जिसे मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। सेकेराइड मतलब चीनी। दूसरा प्रकार ओलिगो सेकेराइड।
और तीसरा प्रकार पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड, सभी में सेकेराइड लगा है तो इसका मतलब सभी में चीनी होगा, मिठास होगी। तो इसका मतलब सभी कार्बोहाइड्रेट का जो स्वाद होगा वो कैसा होगा, मीठा होगा। मोनोसेकेराइड की बात करते हैं। मोनोसेकेराइड में 1 से लेकर 6 तक कार्बन के बारे में बताया जाता है, यानी 1 से लेकर 6 तक कार्बन की संख्या मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आती है। 6 से 9 तक की कार्बन की संख्या में अंतर्गत, जो कि 6 से 9 अणु यदि सेकेराइड के मिलते हैं तो संख्या किसके अंतर्गत आती है, ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत। 6 से 9 अणु यदि मिलते हैं सेकेराइड के तो किसके अंतर्गत आती है, ओलिगोसेकेराइड मिलते हैं। 10 से ऊपर के सेकेराइड अगर मिलते हैं तो उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड में पहला नाम आता है ट्राइडोस। देखिए इसमें योज लगा होगा, ट्राइयोज। देखिए ट्राइयोज, ट्राई का मतलब होता है 3, डाई का मतलब होता है 2 और मोनो का मतलब होता है 1। ट्राइयोज का मतलब होता है कि ट्राई का मतलब होता है 3, यानी इसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, 3। अब उसके बाद दूसरा आता है टेट्रोज, तीसरा आता है पेंटोज और चौथा आता है हेक्सोज। इनकी संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार से बांटा गया। ट्रेयोज यानी कार्बन की संख्या 3 होगी, टेट्रोज मतलब कार्बन की संख्या 4 होगी और पेंटोज का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी और हेक्सोज का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। और हमने अभी आपको बताया जो कार्बन हाइड्रोजन होंगे वो 1 2 कितने अनुपात में होंगे, 1। यदि ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3। यहाँ यदि 4 होगा तो ये हो जाएगा कितना, 4 8 हो जाएगा, ये हो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ 5 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 और ये कितना हो जाएगा, 5। यदि यहाँ 6 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 और कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए जो ट्राइयोज है इसमें 3 कार्बन होते हैं, टेट्रोज है इसमें 4 कार्बन होते हैं और जो पेंटोज है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। जो आपका आरएनए और डीएनए निर्मित होता है वो किस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, तो कौन से कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, पेंटोज यानी C5H10O6 से बना होता है। अब देखिए जो 6 कार्बन के रूप में होते हैं इनके नाम हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। तो यानी 6 कार्बन वाली संख्या के जो सेकेराइड है उनके नाम है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लाइको। देखिए जो ग्लूकोज होता है आप जानते होंगे, कोई भी खिलाड़ी को ये त्वरित ऊर्जा प्रदान करनी है तो उसे क्या पिलाया जाता है, ग्लूकोज। फ्रैक्टोज जो होता है वो फल में प्राप्त होता है, जितने भी फल हैं उनमें कौन सा चीज़ प्राप्त होता है, फ्रैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है ये दूध में प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सभी को पता होगा लैक्टोज तो प्राप्त होता है, लैक्टोज के साथ साथ कौन सा प्राप्त होता है, ग्लाइकोज प्राप्त होता है। जो ग्लूकोज होता है वो सभी खिलाड़ियों को जब पिलाया जाता है जब उन्हें त्वरित ऊर्जा देनी होती है, यानी कम समय में यदि ऊर्जा देनी है, यानी शीघ्रता से यदि ऊर्जा देनी है तो उन्हें क्या पिलाया जाता है, ग्लूकोज। जो फ्रैक्टोज है इसे हम कौन सी शर्करा कहते हैं, फल शर्करा कहते हैं, क्योंकि ये किस में प्राप्त होता है, फल में। और जो ग्लाइकोज है ये किस में प्राप्त होता है, दूध में प्राप्त होता है, दूध में प्राप्त होता है। एक चीज़ और जानिएगा, ग्लूकोज अंगूर में प्राप्त होता है, इसे अंगूर शर्करा कहते हैं। जितने भी फल हैं, चाहे आम ले लें,
कोई भी फल है, सभी फल में फ्रक्टोज प्राप्त होता है, लेकिन एक फल को छोड़कर उस फल का क्या नाम है? अंगूर। अंगूर में क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। सभी के सामान्य सूत्र होते हैं C6H12O6, यानी C6H12O6 सभी के सामान्य सूत्र होते हैं। इन्हें एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सरल शर्करा। सरल शर्करा, इन्हें सरल शर्करा के नाम से जानते हैं। फ्रक्टोज में एक और लिखेंगे, शहद में भी प्राप्त होता है फ्रक्टोज। दूध में प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लाइक्टोज, फल और शहद में प्राप्त होने वाला फ्रक्टोज, और अंगूर में प्राप्त होने वाला ग्लूकोज। त्वरित ऊर्जा देने के लिए क्या पिलाया जाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किसके अंदर? हेक्सोज के अंदर, यानी C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। आइए देखते हैं दूसरे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसका क्या नाम है? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड देखिए, ओलिगोसेकेराइड कौन से होते हैं? देखिए, ओलिगोसेकेराइड देखिए, ओलिगोसेकेराइड कैसे प्राप्त होता है? जब हम ग्लूकोज के यानी हेक्सोज के हम दो अणुओं को आपस में मिलाते हैं। जैसे हमने लिखा C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी जब हम ग्लूकोज के कितने हम अणु ले रहे हैं? यहाँ पे 2 अणु ले रहे हैं और इनको आपस में मिलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जब हम हेक्सोज के, ये कितने कार्बन की संख्या है? 2। हेक्सोज के जब 2 अणु मिलाते हैं तो उनका निर्जलीकरण कराने पर, देखिए निर्जलीकरण का अर्थ होता है कि इसमें से जल को क्या करने पर? निकालने पर। यदि हम जल निकाल रहे हैं तो यानी क्या है जल का फार्मूला? H2O। अगर हम यहाँ से H2O यानी हाइड्रोजन कितने निकाल रहे हैं? 2 निकाल रहे हैं। तो बताइए आप, कार्बन की संख्या कितनी थी? 6, और 6 कितनी थी? 12। हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी? 12, 12, 24, जिसमें से 2 निकल गया तो कितने बचे? 22। ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी? 6 थी, यहाँ पे 6 थी, 6, 6, 12, 1 निकल गया, कितना? 11। तो जो शर्करा प्राप्त होती है, इस शर्करा को ओलिगोसेकेराइड शर्करा कहते हैं। सेकेराइड शर्करा कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड, जिसके अंतर्गत आती है सुक्रोज, मल्टोस, लैक्टोस, यानी ओलिगो शर्करा के अंतर्गत आती है सुक्रोज, मल्टोस और लैक्टोस। एक चीज़ और जान लें, जो ये शर्करा प्राप्त होती है इनके बीच में ग्लाइकोसाइड बंध होता है। यानी यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि जो शर्करा ओलिगोसेकेराइड है उनके बीच में कौन सा बंध होता है? ग्लाइकोसाइड। जैसे पेप्टाइड बंध द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, एस्टर बंध द्वारा हम एस्टर का निर्माण करते हैं या हम वसा का निर्माण करते हैं, ऐसे ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा किसका निर्माण करते हैं? ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं। जिसमें हम पहले बात करते हैं सुक्रोज की। देखिए, सुक्रोज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सुक्रोज शुगर केन यानी गन्ना जिसे कहते हैं, गन्ने को हम इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं, और शुगर में एस यानी शुगर आया और वही बन गया क्या? सुक्रोज। यानी इसे कौन सी शर्करा कहते हैं? गन्ने की शर्करा। अब गन्ने की शर्करा को ही हम रोज अपने खान पान में उपयोग करते हैं, तो इसे हम टेबल शर्करा के नाम से भी जानते हैं, टेबल शर्करा। अब आपसे प्रश्न आता है कि गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको आंसर क्या बताना है? आंसर बताना है सुक्रोज।
अब इस सुक्रोज का निर्माण कैसे करते हैं? हम एक ग्लूकोज के अणु और एक हम फ्रक्टोज के अणु को जब हम निर्जलीकरण कराते हैं तो उसके बीच में कौन सा बंध बनता है? ग्लाइकोसाइड बंध बनता है। और कौन सी शर्करा प्राप्त होती है? सुक्रोज शर्करा प्राप्त होती है। दूसरी शर्करा की बात करें तो दूसरी शर्करा है लैक्टोज। लैक्टोज जो शर्करा होती है वो कहाँ प्राप्त होती है? दूध में प्राप्त होती है। दूध में दो शर्कराएं प्राप्त होती हैं, लैक्टोज और ग्लाइकोसाइड जो प्राप्त होती है। जो है ग्लाइकोड और लैक्टोज दोनों शर्कराएं प्राप्त होती हैं। जो लैक्टोज शर्करा है उसमें ग्लूकोज के अणु और ग्लैक्टोज के अणु आपस में जब मिलते हैं और उनके बीच में कौन सा बंध बनता है? कौन सा बंध बनता है? ग्लाइकोसाइड बंध बनता है। तो कौन सी शर्करा प्राप्त होती है? लैक्टोज शर्करा प्राप्त होती है। लैक्टोज शर्करा कहाँ प्राप्त होती है? किस में मिलती है? तो दूध में मिलती है। तीसरी शर्करा है मल्टोज। देखिए मल्टोज, जो मल्टोज है उससे संबंध है माल्ट से। ये अनाज, जौ, अंकुरित अनाज आदि में प्राप्त होने वाली शर्करा है। और इस शर्करा का निर्माण में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के कितने अणु मिलते हैं? दो अणु मिलते हैं। तो कौन सी शर्करा प्राप्त होती है? मल्टोज। जब ग्लूकोज को ग्लाइकोज से मिलाया जाता है तो कौन सी शर्करा प्राप्त होती है? लैक्टोज। और जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्करा मिलती है तो कौन सी प्राप्त होती है? सुक्रोज, जिसे हम शुगर केन कहते हैं। अब शुगर केन की शर्करा, अब ये तीनों शर्करा किसके अंतर्गत आती है? ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड में जो सामान्य सूत्र है C12H22O11, यानी ये सभी शर्कराओं का फार्मूला होता है। चाहे हम सुक्रोज की बात करें, चाहे हम लैक्टोज की बात करें, चाहे हम मल्टोज की बात करें, सभी का जो सामान्य सूत्र है वो C12H22O11 होता है। आइए अगली शर्करा के बारे में देखते हैं। अगली जो शर्करा है, अगली शर्करा का नाम है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ठीक। इसमें क्या होता है? 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के जब अणु मिलते हैं तो जो शर्करा प्राप्त होती है उसका नाम क्या है? पॉलीसेकेराइड। इसका पाचन आसानी से नहीं हो सकता, यानी इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। इसमें कुछ शर्कराएं हैं जैसे सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज है यह जो पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो इसकी बनी, यानी इस शर्करा की, यानी इस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और इसका पाचन आसानी से नहीं होता। दूसरा चीज स्टार्च, और तीसरा है ग्लाइकोजन। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे अंतर्गत, मतलब हमारे अंदर ग्लूकोज के रूप में जो है निर्माण हो जाता है और उस ग्लूकोज के द्वारा ही हमें, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। और जो बचा हुआ भाग है वह हमारे शरीर में संचित हो जाता है। वो किस रूप में संचित हो जाता है? ग्लाइकोजन में, जिसे हम संचित भोजन भी कहते हैं। जैसे यदि हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो हम मर नहीं जाते हैं, कि हमारे अंदर एक स्टोर भोजन है जो क्या है? ग्लाइकोजन है।
ग्लाइकोजन जो हमारे अंदर होता है, जब हमें आवश्यकता होती है तो वहाँ से जो ग्लाइकोजन निकलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज के द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है। देखिए ये प्रक्रिया कैसे होती है। हमारा जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज शर्करा में बदल जाता है। हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम इंसुलिन है। इंसुलिन, इस इंसुलिन हार्मोन के द्वारा जो हमारा ग्लूकोज है, जो बचा ग्लूकोज है, यानी जितनी हमें आवश्यकता होती है वो तो हमारे अंतर्गत प्रयोग हो जाता है। जो बचा हुआ ऊर्जा का भाग है यानी ग्लूकोज है, वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। लेकिन जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो उस समय हमारे शरीर के अंतर्गत एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ये जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन के द्वारा फिर से वही ग्लाइकोजन किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिस। और जब यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसको बोलते हैं, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और जब यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है तो उसे हम ग्लाइकोजेनेलाइसिस बोलते हैं। और यह प्रक्रिया ग्लूकागॉन हार्मोन के कारण होती है और यह प्रक्रिया इंसुलिन हार्मोन के कारण होती है। जब यह प्रक्रिया प्रभावित होती है, जब मनुष्य के अंतर्गत इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो उसे एक रोग हो जाता है, इसे मधुमेह कहते हैं और इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ और हिंदी में उसे मधुमेह रोग कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग चीनी को कैसे चेक करें, यानी शर्करा को कैसे चेक किया जाता है। शर्करा को चेक करने के लिए एक विलयन होता है जिसे हम फेहलिंग विलयन कहते हैं। कौन से विलयन के द्वारा हम लोग चेक करते हैं, फेहलिंग विलयन के द्वारा करते हैं। जो फेहलिंग विलयन होता है उसका रंग जो होता है वह नीले कलर का होता है। जो फेहलिंग विलयन होता है उसका कलर कैसा होता है, नीले कलर का होता है। अब इसमें जब हम लोग शर्करा डालते हैं, यानी फेहलिंग जो विलयन होता है इसका कलर नीले कलर का होता है। अब जब इसमें शर्करा डाली जाती है तो इसका कलर भूरे कलर का हो जाता है। तो इस प्रकार हम शर्करा का ज्ञान करते हैं, शर्करा को हम चेक करते हैं। आशा है आपको ये पोषण का जो पहला अध्याय था यानी कार्बोहाइड्रेट ज़रूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।